चलिए स्टार्ट करेंगे। CRVI साउंड भी चेक कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। CRVI हाँ, चलो देखें। कल वाले टॉपिक्स हम इंसॉल्वेंसी के बारे में बात कर रहे थे, तो फर्स्ट लेक्चर ही था अपना और इंट्रोडक्शन हमने देखा। तो आईबीसी कोड एग्जैक्टली क्या है, किस तरीके से काम करता है, उसके ऊपर बात चल रही थी। इनिशियली हमने दो तीन वर्ड्स में थोड़ा डिफरेंशिएशन करने की कोशिश की बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। पहले दो टर्म्स पे बात हो रही थी, तो आपको कुछ ध्यान में है क्या था एग्जैक्टली? इंसॉल्वेंसी क्या है, बैंक्रप्सी क्या है, कंपैरिजन कैसे हो सकता है? एक एक करके बोलो, कोई भी। हाँ, मैं बोलो। हाँ, डेट रीपे नहीं कर पा रहे वो कंडीशन है। फिर और कुछ इसमें ऐड करना हो तो? लायबिलिटी ज्यादा हो गई है, असेट्स कम है, तो अभी फिलहाल जो कंडीशन है उस हिसाब से हम उतना असेट्स नहीं है हमारे पास कि हम सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सके, तो दैट फेज इज इंसॉल्वेंसी। अब बैंक्रप्सी को इसके साथ कंपेयर करें तो ऑफिशियल डिक्लेरेशन कर दिया आपने, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्लाई कर दिया कि भाई हम अब नहीं पे कर पाएंगे। अभी तक तो ये कंडीशन थी कि हम पे ऑफ कर नहीं पा रहे थे, बट अब लग भी नहीं रहा है कि आगे कुछ हो पाएगा। तो बैंक्रप्सी डिक्लेयर करना मतलब फिर कि आपने लीगल अथॉरिटीज में एप्लीकेशन ही कर दिया और एक फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दिया, दैट वाज बैंक्रप्सी। अच्छा, इंसॉल्वेंसी वाली कंडीशन अगर आती है तो क्या करना चाहिए? उसके रिवाइवल के लिए सोचना चाहिए या लिक्विडेशन के लिए जाना चाहिए? क्या सजेस्ट किया गया? पहले तो रिवाइवल के लिए सोचेंगे। अब रिवाइवल के लिए सोचना है ना, तो आपस में बैठ के डिस्कशन करके प्लान बनाना पड़ेगा, सपोज रिजोल्यूशन प्लान। तो उसमें ना कंपनी के मेंबर्स, क्रेडिटर्स, कंपनी का मैनेजमेंट, ये सब लोग इन्वॉल्व होंगे, तो जाके कुछ तरीका निकाल पाएंगे कि अब करना क्या है, कंपनी को बचाना कैसे। एंड इट विल टेक टाइम। तो अगर आप चाहते हो कि लॉन्गर टर्म में आपके पैसे निकल आए, तो थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, बिकॉज रिवाइवल में टाइम लगने वाला है। हाँ, बेच के बंद करना है तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसमें फिर ऐसा है कि आपका परमानेंट लॉस हो गया। तो जो वाइंडिंग अप का प्रोसीजर है, वाइंडिंग अप का मतलब कि जब हम असेट सेल ऑफ करके लाइबिलिटीज पे ऑफ कर देंगे, दैट इज द लास्ट ऑप्शन। तो उसके पहले उसको बचाने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो कर लो। फिर भी लगता है कि नहीं और कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम लास्ट क्या करेंगे? वाइंडिंग अप के लिए जाएंगे। तो तीन टर्म्स हमने देखे, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी और इसके बाद लिक्विडेशन। अच्छा, बैंक्रप्सी और लिक्विडेशन का भी कुछ कंपैरिजन था ना, कि कौन से टाइप की एंटिटी हो तो बैंक्रप्सी बोलेंगे और कौन से टाइप की एंटिटी हो तो लिक्विडेशन बोलेंगे। कंपनीज, इंडिविजुअल के लिए क्या था? बैंक्रप्सी या बैंक्रप्सी, और कॉर्पोरेट्स के लिए लिक्विडेशन। तो ये है ऑलमोस्ट सिमिलर चीज, लेकिन कहीं ना कहीं असेसी कौन इन्वॉल्व है या एंटिटी कौन सी इन्वॉल्व है उसके बेसिस पे कंपैरिजन किया, तो ये हमने देखा। चलो, तो ये सब पार्ट था कल। फिर कुछ अथॉरिटीज के बारे में भी बात की थी, कौन कौन सी अथॉरिटीज यहाँ पे इस पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व है। तो एक बात हो रही थी आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इस पे बात हो रही थी, तो इसके बारे में कुछ आइडिया? रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है, सबसे एपेक्स अथॉरिटी। कल हमने ज्यादा नहीं, थोड़ा ब्रीफ में डिस्कशन देखा था, एक एक पॉइंट पे बात की थी। तो आईबीबीआई एपेक्स बॉडी है, ये इस पूरे कोड को रेगुलेट करने का और एडमिनिस्टर करने का काम करती है, और बाकी डिटेल्स आज अपने देखेंगे। इसके अलावा जो अथॉरिटी थी उसमें एक थी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, या सॉरी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कौन थे? ये लोग क्या काम करते हैं, क्या रोल है इनका, कुछ ध्यान में? जो प्रोसीजर है, पेपर वर्क है और लीगल प्रोसीजर फॉलो करना है, वो काम ये प्रोफेशनल्स कर रहे हैं। तो रिजोल्यूशन प्लान बनाना, उसको फिर ट्रिब्यूनल से अप्रूव करवाना, वो सारा जो है क्रेडिटर्स को इकट्ठा करना, उनकी मीटिंग करना, ये सब मैनेज कौन करेगा? तो वो काम ये प्रोफेशनल्स करते हैं। और ये काम जो कर रहे हैं वो फीस के लिए कर रहे हैं, रेम्यूनरेशन के लिए कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल सर्विस होगी। फिर इनकी एक एजेंसी है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। उनका क्या रोल था? हाँ, एक रेडिशन या रिकग्निशन देना। अच्छा, ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है, दे आर क्वालिफाइड प्रोफेशनल, सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स। तो इनको सर्टिफिकेट कौन देगा, इनका एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा? तो वो काम ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज या आईपीएस कर रहे हैं, वैसा। एडजुडिकेशन के लिए कौन सी अथॉरिटी को यहाँ पे सिलेक्ट किया? एनसीएलटी। तो सारा मैटर एनसीएलटी में जाएगा। एनसीएलटी से पहले अथॉरिटी होती थी सीएलबी, कंपनी लॉ बोर्ड में। भी कंपनी लॉ के पुराने केसेस में कहीं रेफरेंस आया होगा। सीएलबी, बीआईएफआर, एसआईसीए, ये सब अथॉरिटीज थी जो मिलके ये काम करती थी, लेकिन इनकी एफिशिएंसी का लेवल बहुत खराब था, वो हमने देखा। इसलिए फिर अभी एनसीएलटी को फ्रेम करके ये काम इनको दिया गया। और लास्ट इसमें थे इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, डेटा बैंक, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको स्टोर करना, जिसको रिक्वायर्ड है उसको प्रोवाइड करना, दैट इज द रोल। ये पॉइंट्स थे। अब इनको थोड़ा स्पेसिफिकली अपने सेक्शन वाइज भी पढ़ लेते हैं। तो जो पहली अथॉरिटी है आज, इट इज आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, स्पेसिफिक क्या बोला है देख लेते हैं।
अभी आईबीबीआई को सेटअप कब से किया गया, बोला ये इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर है, तो वो हम जानते हैं। इनको सेटअप किया गया 1 अक्टूबर 2016 को, और वहां से इनिशिएट हुआ। कल हमने देखा था कि भाई जितने भी लोग इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, एजेंसीज हो, यूटिलिटीज हो, उन सबको रेगुलेट करना, उनको ओवरसी करने का काम आईबीबीआई कर रही है। तो एपेक्स बॉडी है, तो वो रोल उनका रहने वाला है। तो अगेन आप ट्राई करना कि मेन वर्ड जहां आपको मिले आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। ओवरसीइंग द फंक्शनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी इंटरमीडियरीज, ये इनका मेन काम है। तो जितनी भी इंटरमीडियरीज हैं वो ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं, उन पर नजर रखने का काम आईबीबीआई करेगा। Next, board is responsible for implementation of the code that consolidates and amends the laws relating to insolvency resolution of corporate persons, partnership firm, individuals in a time bound manner। कल हमने देखा था कि सेक्शन 2 में कि भाई इंसॉल्वेंसी का कोड जो है वो हर एक पे एप्लीकेबल है, चाहे वो कंपनी हो या प्रोप्राइटरशिप हो, एलएलपी हो, पार्टनरशिप, सब पे एप्लीकेबल है। तो टाइम बाउंड मैनर में सब खत्म करना है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है। काम तो देखो बीआईएफआर और सीएलबी वाले भी कर लेते थे, लेकिन 4.3 ईयर्स का एवरेज था, उसी को तो कट डाउन करना है। ठीक है, तो इसलिए इनको सेटअप किया गया, तो वो एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। फिर सेक्शन का रेफरेंस है, इन्होंने बताया कि जो आईबीबीआई है ना, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ये अपने कंपनी लॉ वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ दिखेंगे, मेन टर्म्स वही है। आईबीबीआई एक बॉडी कॉर्पोरेट है, उसका अपना परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, ये सब चीजें हैं। प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं अपने नाम पे, ये सब कैरेक्टर्स अपन ने कंपनी में देखे हुए हैं, तो वो पॉइंट आगे। कैपेसिटी टू स्यू एंड टू बी स्यूड वैसा रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना, ये सारे पॉइंट्स हैं। अब जो मेंबर्स आईबीबीआई में अपॉइंटेड हैं उसमें एक चेयरपर्सन है और बाकी अदर मेंबर्स भी रहेंगे। इनका एज और टर्म ऑफ ऑफिस का क्राइटेरिया दे रखा है। हाँ, 5 इयर्स की उनका ऑफिस का टर्म रहेगा, और एज का क्राइटेरिया 65 विच एवर इज अर्लियर, तो स्टैंडर्ड है। काफी जगह अपन ये देखते हैं। रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, उसमें भी कोई इशू वाली बात नहीं। अब इसमें जो मेंबर्स की बात हो रही थी उसमें एक एक्सेप्शन रखा था, अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो कुछ ध्यान में हो, एक्स ऑफिशियो मेंबर किस चीज को बोलते हैं? एक्स ऑफिशियो मेंबर, हाँ हाँ, किसी और पोस्ट पे वो अपॉइंटेड हैं, बिकॉज ऑफ दैट उनको यहाँ पे पोस्ट मिली है, तो एक्स ऑफिशियो उनके दूसरे ऑफिस की वजह से उनको अपॉइंट किया है। तो अगर वो मेन ऑफिस से रिटायर हो गए तो बाय डिफॉल्ट यहाँ से भी उनका टर्म कंप्लीट हो गया, तो उनको इस कैटेगरी में वो 5 इयर्स के लिए नहीं गिना है। बोला कि इनके लिए 5 ईयर वाला रूल नहीं है ऑफिस टर्म का, बिकॉज ये तो ऑलरेडी किसी और ऑफिस की वजह से यहाँ पे अपॉइंटेड है। अगर वहां टर्म 6 महीने में खत्म होने वाला होगा तो यहाँ भी खत्म हो जाएगा वैसे, इसलिए तो उसको अलग रखा होगा। अगर किसी मेंबर को ऑफिस में से हटाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सेक्शन 190 में इसका रेफरेंस है। भाई कोई अनडिस्चार्ज बैंकक्रप्ट है तो उसको हटाना पड़ेगा, वो इस आईबीबीआई ऑफिस का हिस्सा नहीं हो सकता। अगर फिजिकली या मेंटली इनकेपेबल है तो फिर हटाना पड़ेगा। ऑफेंस किया, कन्विक्ट हो गया, मॉरल टर्पिट्यूड, अनएथिकल एक्टिविटीज, वो सब चीजें, तो फिर हटाना पड़ेगा। और अब्यूज ऑफ पावर, ठीक है, आपकी पोस्ट का आपने मिसयूज किया अपने फायदे के लिए, किसी इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए काम करने की कोशिश की, तो प्रॉब्लम है, ये सब होगा। और इसमें ये भी क्लियर कर दिया कि किसी भी मेंबर को हटाने से पहले, अगर ये अब्यूज ऑफ पावर का चार्ज उसके ऊपर है स्पेसिफिक, तो हटाने से पहले उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बिकॉज वो मैटर ही ऐसा है। तो उससे पूछ तो लो कि उसके हिसाब से उसको क्या बोलना है, फिर डिसीजन लो, वैसा होगा। अब आ गया शॉर्ट नोट वाला आंसर, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड। सेक्शन का रेफरेंस 196 सब सेक्शन 1 ऑफ आईबीसी। कल हमने देखा टोटल 255 सेक्शंस हैं और 5 पार्ट्स में पूरा कोड डिवाइडेड है, तो उसमें से एक सेक्शन ये आपके सामने है। तो सब सेक्शन 1 में बोला कि भाई बोर्ड के पास क्या पावर्स हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं। अब देख लो पॉइंट्स कितने सारे हैं, ज्यादा कुछ बचा नहीं था, ए से लेके यू तक तो आ गए। 2-4 पॉइंट और बढ़ा के पूरा एबीसीडी कंप्लीट ही कर लेते। हाँ, तो मेजोरिटी पॉइंट्स तो आ ही गए इसके अंदर। अब अगेन थियोरेटिकल आंसर वेटेज के हिसाब से चलना है, जितने मार्क्स का होगा डबल पॉइंट्स, 6 मार्क्स का जो 12 पॉइंट्स तक आप जाओ, मोर देन इनफ है। सारे लिखना तो आपको ही पता है, आप लर्न नहीं कर पाओगे सारे, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि सारे लर्न करो, तो वैसे वर्ड टू वर्ड जाना नहीं अपने को, जितने मैक्सिमम पॉइंट्स लिख पाओगे उतना अच्छा है। अब देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले पॉइंट में उनके फंक्शन में, रजिस्टर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, प्रोफेशनल्स एंड यूटिलिटीज, तो अपन ने देखा ही था, ओवरसीइंग द एंटायर सिस्टम। तो आईपीएस को रजिस्टर करना, उनको रिकग्निशन देना, प्रोफेशनल्स को रिकग्निशन देना, यूटिलिटीज को रिकग्निशन देना, ये सारा इनका काम है। उनके लाइसेंसेस का रिन्यूअल, विड्रॉवल, सस्पेंशन, कैंसिलेशन, सब यही करेंगे, इम्प्लाइड है। ठीक है, प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड रेगुलेट द वर्किंग एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रोफेशनल्स, एजेंसीज, यूटिलिटीज। Specify the minimum eligibility requirements for registration of IPAs, IPs and information utility। मतलब एक क्राइटेरिया सेट कर देना कि अगर किसी को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना है
तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, वो सब डिसाइड करना। और एजेंसी अगर स्टार्ट करनी है तो वो भी आईबीबीआई से लाइसेंस्ड होगी। तो उसका क्या क्राइटेरिया है कि अगर आपको एजेंसी स्टार्ट करनी है ताकि आप वो प्रोफेशनल्स की एग्जाम कंडक्ट करके उनको सर्टिफिकेट दे सको, तो आपको भी तो वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये वैसे ही है कि जैसे आपकी कॉलेज है तो एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के रूल्स के हिसाब से कॉलेज काम करती है ताकि वो आपको पढ़ा सके और आपको डिग्री दे सके, आपका टेस्ट ले सके, ये वैसी बात होती है। तो सेम वे में यहाँ पे भी ये रूल्स बनाने का पावर आईबीबीआई के पास होगा। फीस लेवी करना, चार्जेस लेवी करना, जो भी रिन्यूअल की फीस या कुछ होगी, तो आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो, आपको सर्टिफिकेट दिया है तो उसके कोई एनुअल फीस या चार्जेस हो सकते हैं, रिन्यूअल के चार्जेस हो सकते हैं, तो वो सब अमाउंट ये लोग डिसाइड करके कलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफाई बाय रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द इंसॉल्वेंसी एजेंसी। रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स मतलब उनका कामकाज करने का तरीका कैसा होगा, वो स्टैंडर्ड्स डिसाइड करने का काम आईबीबीआई करेगी कि एजेंसीज कैसे काम करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं करिकुलम डिसाइड करना एग्जामिनेशन के लिए। तो अपन जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का एग्जाम दे रहे हैं, वो एग्जाम का सिलेबस वो भी आईबीबीआई डिसाइड कर सकती है। और एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा, कब कंडक्ट होगा, उन सब में इनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ये काम है। तो ऑब्वियसली ये काम के लिए तो अथॉरिटी बनी है। इंस्पेक्शंस और इन्वेस्टिगेशंस करना, आईबीबीआई के सबऑर्डिनेट में एजेंसीज हैं, प्रोफेशनल्स है, यूटिलिटीज हैं। तो जो रूल्स ऊपर बनाए कि भाई ये रेगुलेशन फॉलो करना है, ये स्टैंडर्ड फॉलो करना है, फॉलो हो भी रहा है कि नहीं देखना भी तो पड़ेगा। तो इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। ये आपके स्कूल में नहीं होता? स्कूल में आते थे इंस्पेक्शन करने, अपने गुजरात बोर्ड वाले थे तो गांधीनगर से कुछ ऑफिसर आते थे, कभी सरप्राइज विजिट पे आते थे, कभी एक दो दिन पहले बता देते थे कि हम आने वाले हैं। फिर दूसरा होते सीबीएसई वाले थे तो न्यू दिल्ली से आते थे। अब क्या है ना, जब वो ऐसे कोई इंस्पेक्शन के लिए ऑफिसर आने वाले हैं ना, तो स्कूल का पूरा माहौल चेंज हो जाता है। देखा होगा आपने, स्कूल में साफ सफाई चल रही है, पेंटिंग वेंटिंग चल रहा है, अभी जैसे अपने सूरत में चल रहा है, देखा है ना? मोदी जी आने वाले। मैं सुबह उस दिन निकला ना गोड़दो रोड से, मैं देखा जॉगर्स पार्क का पूरा ऐसे रोड पेंट वेंट कर रहे हैं, सारी रेलिंग वेलिंग पेंट कर दी। मैं पक्का समझ गया ना मोदी जी आ रहे हैं। ये तो अदरवाइज इतनी इतना ताम झाम तो एसएमसी वाले कभी करेंगे नहीं। नो डाउट वेल मेंटेन्ड है, बट इतना ओवर मेंटेन नहीं करते। हाँ मेंटेन्ड है अपना सिटी, ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है, बट इतना ओवर मेंटेनेंस के पे रोड पे ऐसे पूरा पट्टा वट्टा सब बना दिया, बीच में सब पेंट वेंट कर दिया, दीवारें साइड पे जहाँ खराब थी उस पे पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया, तो पूरा चमका दिया। तो इतनी तैयारी तो मोदी जी आ रहे हैं तभी हो सकती है, अच्छी बात है। अब लोग वीडियो, हाँ सारे रोड तो कल तो यहाँ से गाड़ी चला के निकला तो ऐसा लग रहा है मैं वो एयरपोर्ट का रनवे होता है उस पर गाड़ी चला रहा हूँ, इतनी स्मूथ चल रही है ना। आजू बाजू ना एक दो जगह पे बीच में पर्वत पाटिया पे पूरा प्लॉट खुला पड़ा है, सब कचरा वचरा जलाते रहते हैं, तो वहां पूरी दीवार बना के उसमें पेंटिंग कर दी, ड्राइंग बना दी एक ही दिन में। परसों दीवार नहीं थी, कल शाम को मैं गया तो पूरी दीवार बना दी कि वो प्लॉट दिखे नहीं, और उसके ऊपर ना वो पूरा पेंटिंग्स बना दी। एक दिन में सारा काम हो गया सोचो। और यही काम अगर अपने बोले और उनको करना हो, पता नहीं कितने दिन लगेंगे। तो एकदम क्विक रिस्पॉन्स है, अच्छी बात है, पूरा शहर चमका देंगे। मैं सोच रहा था मोदी जी को बोल देना चाहिए, मैं पूरे सूरत में राउंड मारते मारते जाऊंगा, जहाँ पे जो रोड खराब हो गया ना सारे ठीक हो जाएंगे, है ना? बारिश के पहले और बाद में एक चक्कर लगा लिया करो, कम से कम उतना भी कर लो तो बहुत है। तो ठीक है, तो वो होता है ना, इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं तो एकदम सारा सिस्टम भागता हो जाता है। अभी किसी को एसएमसी और कोई काम से फर्क नहीं पड़ रहा है, बस मोदी जी आ रहे हैं। लोग अभी इंस्टा पे वीडियो बना के डाल रहे हैं। कल भी एक ने यही रोड पे वीडियो डाला था, वो गाड़ी चला रहा था, बोले देखो दोपहर को ही बोले लेबर काम कर रही है, ब्रिज का पेंटिंग चल रहा है, साफ सफाई चल रही है। बोले दोपहर को लेबर को धूप में काम करते हो तो पहली बार देखा है हमने, तो गर्मी में सब गायब हो जाते हैं, सुबह आएंगे शाम को आएंगे, बीच में कोई काम नहीं कर रहा। लेकिन वो टारगेट है ना, आने से पहले पूरा करना है, तो फटाफट काम चल रहा है। तो स्कूल में भी आपके यही होता था ना, जब वो इंस्पेक्टर आने वाले होते थे ना, तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्रेशर किस पे है? टीचर्स पे, प्रिंसिपल पे सबसे ज्यादा प्रेशर है। अब प्रिंसिपल अपना प्रेशर डाल रहा है टीचर पे, बोल रहा अपनी अपनी क्लास वालों को समझा देना, बच्चों को खास कर। अब क्लास में जो बच्चे होते हैं ना वो अलग कैटेगरी के हैं। एक वो अपने एकदम ओबीडियंट बच्चे, वो वैसे साल भर ही पूरा ढंग से रहते हैं तो उनको कोई बोलना नहीं पड़ता है। बाकी के ऐसे होते हैं जो थोड़ा मस्ती में आ जाते हैं, उनको समझाओ तो समझ लेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो एकदम ढीठ होते हैं कि इनको तो बोला तो उल्टा करेंगे, ये वैसा है। तो टीचर हाथ जोड़ रहे होते हैं, बोले बेटा एक दिन खाली हमारी इज्जत बचा लेना, आज के दिन थोड़ा इंसान बन के आ जाना। बोलते भी ऐसे, एक सीधा इंसान बन के आ जाना, ये नहीं कि भाई ठीक से रेडी होके आना। बोले आज तो जूते पॉलिश कर लेना, बाल बना लेना। टीचर भी सोच रही थी अगर ये नहीं रेडी होके आया तो मैं इसको तैयार करके बिठाऊंगी, लेकिन नाम खराब नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रिंसिपल ने साफ टारगेट दिया कि अपनी अपनी क्लासेस का आपको ध्यान रखना है और क्लास में कोई मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। तो टीचर पूरा प्रेशर में, तो एक दिन खाली रेपुटेशन बचानी है। वो इंस्पेक्टर आके चले जाए, फिर तुमको जो करना है करना, सामने से बोल रहे हैं क्योंकि पता है वैसे भी करने ही वाले हैं। ये पॉइंट है, ठीक है। तो अगर इंस्पेक्शन है, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो सीनियर अथॉरिटीज को करना भी चाहिए, तो वो उनका रोल यहाँ पे आईबीबीआई का वैसे ही रहेगा। मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द एजेंसी, ठीक है, ऑब्वियसली वो कैसा काम कर रहे हैं कैसा नहीं वो भी देखना पड़ेगा। कुछ इन्फॉर्मेशन मंगवानी हो, रिकॉर्ड्स मंगवाने हो कि इन एजेंसीज में कैसे काम चल रहा है, कितने लोगों को सर्टिफिकेशन दिया, कितने अभी लोग एनरोल्ड है, तो वो सब डेटा मंगवा सकते हैं। वो तो आईबीबीआई का पावर है ऑब्वियसली। कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिश करनी हो पब्लिक डोमेन में तो भी कर सकते हैं
कि हमने इतने प्रोफेशनल्स को रेडी किया, इतने लोगों को सर्टिफिकेट्स इशू किए, आज इतनी एजेंसीज पूरे इंडिया में काम कर रही है। डिसएमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर नॉलेज पर्पस वेबसाइट्स पे और सब जगह वो हो सकता है। कलेक्ट एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू बैंक्रप्सी केसेस, हाँ उसका भी तो डेटा मेंटेन करेंगे। आईबीसी के कितने केसेस हुए, कितने सॉल्व हुए, एवरेज कितने दिन में डिसीजन मेकिंग हुआ। जैसे पुराने एक्ट में बोला इंडिया में 4.3 ईयर्स लग रहे थे, तो अब वो नंबर कट डाउन होते होते कहाँ तक आया, तो उसका डेटा मेंटेन करने का काम ये लोग करेंगे और उसको पब्लिक डोमेन में रिलीज भी कर सकते हैं। अगर कुछ कमिटीज बनाने की जरूरत पड़ी वो भी बना सकते हैं। अपन ने कंपनी लॉ में भी तो देखा हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से अलग अलग कमिटी बनती है, ऑडिट कमिटी एंड एवरीथिंग, नॉमिनेशन रेम्युनेशन कमिटी, स्टेक होल्डर्स ग्रीवियंसेस कमिटी, सीएसआर कमेटी, है ना, सारा रट गया आपको तो। ठीक है, एकदम सुर में बोल रहे हो एक एक करके, वो भी लाइन में। सेक्शन वाइज वही था ना, पहले ऑडिट कमेटी थी, फिर नॉमिनेशन कमेटी, फिर स्टेक होल्डर्स ग्रीवियंसेस वाली, और सीएसआर वाली अलग से दे रखी थी। ठीक है, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, वही अभी गवर्नेंस की बात हो रही थी। ट्रांसपेरेंसी, वेबसाइट्स मेंटेन करना कि भाई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी कॉमन पर्सन को तो गवर्नमेंट की इनकी आईबीपीआई की वेबसाइट पे जाके अवेल कर सके। ओके, एंटर इनटू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, एमओयू, कहीं टर्म सुना होगा आपने एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब कोई अग्रीमेंट कर लेना कि भाई अगर दो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट है, ये आईबीपीआई है, एमसीए है, ये सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज अलग अलग काम करती है। बट अगर आप किसी कंपनी का कोई घपला है तो उसमें एमसीए भी इन्वॉल्व होगा चेक करने क्या चल रहा है आरओसी के थ्रू, और इनकम टैक्स वाले भी आएंगे, जीएसटी वाले भी आएंगे। तो अगर ये आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो केस सॉल्व होने में और टाइम लगेगा। तो ये लोग कितनी बार ना मेमोरेंडम साइन कर लेते हैं कि देखो ऐसे कोई भी केस में हम एज लीगल अथॉरिटी एक दूसरे से क्या चीजें मांग सकते हैं, हम कैसे कोऑपरेट करेंगे, हम क्या प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, वो पहले से एक अग्रीमेंट हो जाता है। तो इस तरीके के अग्रीमेंट्स क्रिएट कर लेना ताकि सही समय पे काम आ सके, तो वो काम भी इनका ही रहेगा। गाइडलाइंस इशू करना इन सारी अथॉरिटीज को, एजेंसीज, प्रोफेशनल्स और यूटिलिटीज को, वो काम भी रहेगा इनका। स्पेसिफाई मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस अगेंस्ट द प्रोफेशनल्स। अब देखो जहां पे आपने सिस्टम क्रिएट किया है, प्रोफेशनल्स अपॉइंट किए, एजेंसी बनवा दी, यूटिलिटीज है, तो इनके थ्रू बहुत सारे लोग इनके साथ काम करने वाले, कंपनीज जुड़ेंगी इनके साथ, क्रेडिटर्स इनके साथ डील करेंगे, बाकी ऑफिसर्स होंगे, तो ग्रीवियंसेस तो आने ही वाले हैं। तो अगर डिस्प्यूट या ग्रीवियंस वाला मैटर होता है तो वो सॉल्व करवाने कहाँ जाएंगे, तो आईबीबीआई को बीच में आना पड़ेगा कि अगर हम कोई मैकेनिज्म बना देते हैं कि हमारे प्रोफेशनल्स के खिलाफ आपको कोई कंप्लेंट हो तो आप इस तरीके से हमें रिवर्ट करना और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस, उसका भी एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, ये बोला हुआ है। कंडक्ट पीरियोडिक स्टडी, रिसर्च एंड ऑडिट द फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एजेंसीज, प्रोफेशनल्स, यूटिलिटीज एक्सेट्रा। इनका काम करने का तरीका कैसा है उसको स्टडी करते रहो। चीजें टाइम के साथ साथ चेंज भी करनी पड़ती है, इंप्रूवमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है कि यार ये तरीका आउटडेटेड हो गया, अब हमें हमारे काम करने के मेथड्स भी अपडेट करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। Specify the mechanism for issuing regulations, okay, including the conduct of public consultation process before notification of any regulation. अब इसमें पब्लिक कंसल्टेशन का मतलब क्या है, कोई भी रेगुलेशंस अगर रोल आउट करती है कोई इंस्टीट्यूशन तो पहले ना पब्लिक रिव्यू लेते हैं, वेबसाइट्स पे लॉन्च कर देते हैं कि हम ऐसा एक रेगुलेशन लाने का सोच रहे हैं, आपका क्या फीडबैक है। और ये बहुत अच्छा होता है, पब्लिक फीडबैक ले लेना बहुत सही रहता है। बीच में अपने इंस्टीट्यूट ने भी किया था, आईसीएसआई का आपका जो नया सिलेबस आया था, तो अभी 2022 वाला सिलेबस बोलते हैं और 23 से इम्प्लीमेंट हुआ। जब सिलेबस लॉन्च किया तो आईसीएसआई ने इसका ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया था, हम सारे मेंबर्स को ईमेल आ गया था, और यूट्यूब पे और सब जगह वीडियोस में उन्होंने वेबिनार और वो सब भी कर दिया था। और उन्होंने अनाउंस किया कि भाई हमने ऐसा सोचा है कि न्यू सिलेबस में ये सब चीजें होंगी। अब आप सब लोग ट्यूटर्स हो, मेंबर्स हो, प्रोफेशनल्स हो, एज ए सीएस अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हो, आप स्टडी कर लो। आपको ये जो भी हमने किया है वो कैसा लग रहा है, मतलब क्या सब्जेक्ट रखे हैं, क्या टॉपिक रखे हैं, ग्रुप कैसे रखे हुए, आप सोच लो। अगर आपका कोई सजेशन है तो इस डेट से पहले आप हमें ईमेल कर दो, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। ये इन्होंने सच में किया था। मतलब स्टार्टिंग में जब एग्जीक्यूटिव का आपका न्यू सिलेबस जो आया था उसमें उनके ड्राफ्ट में उन्होंने कंपनी लॉ और सेटिंग अप वाला सब्जेक्ट अलग अलग ग्रुप में डाल दिया, ऐसा शफलिंग कर दिया था। पुराने ओल्ड सिलेबस में ना टैक्सेशन अपना ग्रुप 1 में था, अभी ग्रुप 2 में है, तो वो एक रिवर्स चेंज किया, कंपनी लॉ और सेटिंग अप अलग ग्रुप में डाल दिया था। अब ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, जब कनेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं तो साथ में होने चाहिए ना। तो जो ग्रुप वाइज एग्जाम दे रहा है वो 2 बार सेम चीज पढ़ेगा। तो फिर इंस्टीट्यूट में काफी जगह से मेल और मैसेजेस गए कि आइडियली ये 2 सब्जेक्ट एक ग्रुप में होने चाहिए, ऐसे पॉइंट्स पे बात हुई। फिर कुछ रिपीटेशन भी थे टॉपिक्स में, तो उस पर भी लोगों ने पूरी लिस्ट बना के भेज दी, यार ये टॉपिक काम का नहीं है, रेलेवेंट नहीं है। टैक्सेशन को लेके मैटर उठा, तो फाइनल के स्टूडेंट्स को आप टैक्स कंपलसरी पढ़ा रहे हो और टैक्सेशन की फील्ड में सीएस बाद में काम करता नहीं है,
तो उसको पढ़ा के क्या फायदा है, ये मैटर भी आया। और फिर ऐसा है कि जीएसटी के कंप्लायंसेस में काफी लोग काम कर रहे हैं एज ए सीएस, कंप्लायंस वाले पार्ट में, ऑडिटिंग में नहीं। ठीक है, तो जो एनसीएलटी में और ये सब जगह पे या रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने फाइट करना होता है तो उसमें सीएस है। तो फिर इन्होंने सोचा कि देखो हटाना पूरी तरीके से ठीक नहीं है, कंपल्शन भी सही नहीं है, वो बात ठीक है, ऑप्शनल कर देते हैं, इलेक्टिव में डाल दिया। अब जिसको जीएसटी में जाना है आगे लिटिगेशंस में वो पढ़े, जिसको नहीं जाना है वो ना पढ़े, तो आपकी चॉइस देती। तो ये सजेशंस पे काम करके उन्होंने चेंजेस किए। अब बिना सजेशन लिए अपनी मनमानी करके नया सिलेबस लगा देते, कंपनी लो एक तरफ, सेटिंग अप एक तरफ, इनकन्वीनियंस नहीं हो जाती? एक बार पूछ लिया तो अच्छा हुआ ना। तो इस तरीके से रेगुलेशंस बनाने से पहले ये एक रेफरेंस लिया जा सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी। ठीक है, मेक रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और लास्ट में परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज मेड डिस्क्राइब। तो इसके बाद भी मन नहीं भरता इनका, इतने सारे पॉइंट देने के बाद भी लगता है कि और भी हमें कुछ याद आ गया बाद में कभी अचानक से। तो ये ओपन एंडेड पॉइंट रखा है, ये एटसेट्रा बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ठीक है, कि और भी कुछ आ सकता है वैसा। तो ये सबसेक्शन 1 हो गया। नेक्स्ट आ रहा है सबसेक्शन 2। Further provides that the board may make model bylaws to be adopted by the insolvency professional agencies which may provide for the following। अब यहाँ पे देखो आईबीबीआई कर क्या रहा है, बाईलॉज बना रहा है। ठीक है, बाईलॉज का मतलब क्या होता है, रूल्स। जैसे अपने कंपनी में आर्टिकल्स होते हैं, तो आर्टिकल्स को बाईलॉज बोला जाता है। और मेमोरेंडम में आपको पता है कि कंपनी का स्टैटिक डेटा होता है, वैसा है। तो यहाँ पे बोला कि एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी अगर कोई एस्टेब्लिश कर रहा है तो उस एजेंसी के लिए क्या वर्किंग रूल्स हो सकते हैं वो उनको खुद सोचने की जरूरत नहीं है, आईबीबीआई ने मॉडल लॉज बना दिए। ये आपको मैं बोलूँ तो कंपनी लॉ में सिमिलर चीज है, आर्टिकल्स के टेबल्स। एग्जैक्टली वो फॉर्मेट है यहाँ पे, इजीली इसको समझना है तो वही बात होगी। अब देखो हर कंपनी अपने आर्टिकल्स फ्रेम करती है, तो हर कंपनी आर्टिकल फ्रेम करते टाइम क्लॉजेस सोचने बैठेगी। उसमें तो 200 500 1000 क्लॉज भी हो सकते हैं, कितना सोचेगी? अब कंपनी के ऊपर है अपनी आरओसी, एमसीए। तो इन्होंने क्या किया, एक मॉडल आर्टिकल्स का जो है पूरा फॉर्मेट ड्राफ्ट करके दे दिया कि अब कोई भी कंपनी अपने आर्टिकल्स बनाए तो हमारा टेबल आप अडॉप्ट कर लो, प्लस माइनस कर लो, पूरा सोचने की जरूरत नहीं। सेम काम यहाँ पे आईबीबीआई ने एजेंसीज के लिए किया कि जो भी एजेंसी चलाएगा उसको मॉडल लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। तो अपने लॉज बनाने से अच्छा है वो रेडी बाई लॉज अडॉप्ट कर सकता है, फिर उसमें जो मॉडिफिकेशन करना है वो करे। कि एजेंसी किस तरीके से परफॉर्म करेगी, उनके वर्किंग रूल्स क्या रहेंगे, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट अवेलेबल है। तो ये काम जो है आईबीबीआई यहाँ पे कर सकती है। अब इसमें क्या पॉइंट्स आपको मॉडल लॉज में मिल सकते हैं, क्या होगा एग्जैक्टली उसमें वो बताया हुआ है। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। एजेंसी के मेंबर मतलब आप, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो कोर्स के एग्जाम दे रहे हैं जिनको सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो उनके लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब है कि इस एजेंसी का स्टूडेंट बन के यहाँ से एग्जाम देने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या लगेगा, कि आपको कितनी नॉलेज होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। वो सब चीजें हम यहाँ पे बाई लॉज में मेंशन कर सकते हैं। तो अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो उस बेसिस पे आपको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा एज एलिजिबल, अदरवाइज नहीं। एडमिशन देने से पहले कुछ तो क्राइटेरिया वेरीफाई करेंगे ना कि आप उतना एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, 2 पॉइंट्स रहेंगे। दूसरा, द स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल एंड एथिकल कोड ऑफ द मेंबर्स। जैसे आप आईसीएसआई के मेंबर बनोगे तो आपके ऊपर भी एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल होगा, और वो हर मेंबर पे होता है। सीए इंस्टीट्यूट हो, सीएस हो, सीएमए हो, एडवोकेट्स हो, सबके ऊपर होता है और आपको फॉलो करना पड़ता है। और ये मैटर्स बहुत सीरियस होते हैं, मतलब ऐसा लाइटली नहीं ले सकते। एज अ सीएस इंस्टीट्यूट मेंबर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप इंस्टीट्यूट के खिलाफ पब्लिक डोमेन में अगर कुछ बोलते हो और उनको बहुत नेगेटिवली क्रिटिसाइज करते हो, ऐसा कुछ है, तो ये सब चीजें भी वो लोग देखते हैं, वो भी मैटर हो जाता है। कोई अनएथिकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो जाते हो तो भी मैटर हो जाता है। अगर आप पे कोई पुलिस केस या कोर्ट केस हो गया, जेल वेल हो गई, ऐसा कुछ मैटर हो गया ना, तो भी मेंबरशिप सबसे पहले जाती है। अब सोचो कौन सा इंस्टीट्यूट आपको मेंबरशिप देगा अगर आपको जेल हुई है, क्रिमिनल ऑफेंस में आपका नाम है, तो उनके लिए डिसरेप्यूट हो जाता है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आते हैं और ये सीरियसली लिया जाता है वैसा। अब अपना कोविड के टाइम पे जो ऑनलाइन चल रहा था ना सारा, तो इंस्टीट्यूट ने कोविड के टाइम पे एग्जाम्स कैंसिल भी किए थे। तो काफी बार ऐसा हुआ कि एग्जाम कैंसिल हो गया लास्ट मोमेंट पे, ऐसा वैसा। तो क्या होता है ना, तब के टाइम में सब लोग यूट्यूब पे बहुत बोल रहे थे, जो लोग पढ़ाना चाहते हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो नहीं भी पढ़ा रहे हैं, एज अ कंपनी सेक्रेटरी वो लोग भी बोल रहे हैं। तो कुछ कंपनी सेक्रेटरीज ने कुछ ज्यादा ही रूड वे में चेयरपर्सन को, कमिटी को, आईसीएसआई को इतना क्रिटिसाइज कर दिया और डायरेक्टली उल्टा सीधा सीधा यूट्यूब वीडियो में बोल दिया। और स्टूडेंट्स के फेवर में बात करने के चक्कर में ना आईसीएसआई को ही डिसरिस्पेक्ट कर दिया। अब उसमें क्या हो गया कि फॉलोअर तो बढ़ गए लेकिन शोकॉज नोटिस आ गया। तो जो उनकी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कमेटी है उन्होंने शोकॉज नोटिस भेज दिया कि भाई आप इंस्टीट्यूट के मेंबर होके चेयरपर्सन पे डायरेक्ट रिमार्क कर रहे हो, उनको ऐसा बोल रहे हो, वैसा बोल रहे हो, तो हम आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना ले।
अब आप इस पे रिवर्ट करो, और क्यों आपका मेंबरशिप सस्पेंड ना करें या क्यों आप पे पेनल्टी ना लगाए, फिर अपोलॉजी मांगो, फिर वही यूट्यूब चैनल में सॉरी का वीडियो डालो। तो इससे बेटर है कि भाई क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आप किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन एक वर्ड्स की लिमिटेशन रखनी पड़ती है, और वो अपन ने देखा हुआ है ना कि अनरीजनेबल बात करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन लिमिटेशन हमेशा ध्यान रखनी। तो यहाँ पे भी एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लिए भी रहेगा, ये पॉइंट है। ठीक है। थर्ड पॉइंट में बोल रहे हैं कि जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की तरह अपने आप को एनरोल करना चाहता है विद द एजेंसी, उसके लिए जो रेगुलेशंस या रिक्वायरमेंट्स डिसाइड होंगी वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए। ये ध्यान एजेंसी को भी रखना है और आईबीबीआई को भी। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब वही है ना, भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके लिए सेम रूल्स हैं, और आप एलिजिबल हो तो मैं भी एलिजिबल हूँ, फिर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है वैसा, तो वो चीज का ध्यान रखा जाएगा। मेंबरशिप कैसे ग्रांट करनी है, उसके क्या वर्किंग रूल्स होंगे। इंटरनल गवर्नेंस और इंटरनल मैनेजमेंट के लिए गवर्निंग बोर्ड या बॉडी सेटअप कर लेनी चाहिए, तो अच्छा रहेगा। The information required to be submitted by members, including the form and the time for submitting such information. ठीक है, प्रोसीजरल पार्ट, मेंबर्स को क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड अदरवाइज, वो पॉइंट बता दिए। क्या ऐसे कोई मेंबर्स हैं जिनको कंसेशनल रेट पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, जैसे जो इसकी फीस वीस होती है उसमें कुछ वेवर हो जाएगा। तो कितनी बार ऐसा होता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में आप अपियर कर रहे हो या कुछ फीस वीस भरनी है, तो उसमें वो लोग कुछ वेवर करते हैं, और वो वेवर एक तो वो रिजर्वेशन के बेस पे भी हो सकता है, अपना जो कोटा सिस्टम होता है SC ST OBC वाला, उसके बेस पे हो सकता है, फिजिकली चैलेंज के बेस पे हो सकता है, आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उस बेस पे हो सकता है, ऐसे बहुत सारे रिजर्वेशन होते हैं, तो फीस वेवर भी मिलता है वैसा। अपने इंस्टीट्यूट की एग्जाम फीस और रजिस्ट्रेशन फीस में भी है। रजिस्ट्रेशन कराते टाइम अगर आप वो SC ST OBC वाला अगर आपका सर्टिफिकेट है और आप वो क्लेम करते हो, तो रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फीस में भी डिस्काउंट होता है। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो वो बेनिफिट्स उसमें रहते हैं वैसे। कोई पेनल्टी लगानी हो तो किस बेस पे लगा सकते हैं, ये सब पॉइंट्स रहेंगे। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म, कुछ पॉइंट्स रिपीट भी है देखो, रिड्रेसल ग्रीवियंसेस, एक्सपल्शन फ्रॉम मेंबरशिप, आपको निकाला भी जा सकता है, फीस वीस क्या चार्ज करनी है वो डिसाइड करना है, तो थोड़े रिपीट पॉइंट्स हैं। एग्जाम कंडक्ट कैसे होगा, उस चीज को मॉनिटर किया जाएगा। क्या क्या ड्यूटीज होती है मेंबर्स की आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ऐसे पॉइंट्स। डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है आपके अगेंस्ट, और जो पेनल्टी का पैसा आया उसको कैसे यूज करना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात होगी। ठीक है, पेनल्टी लगाई मेंबर पे, फंड कलेक्ट हो गया, तो पेनल्टी के फंड का क्या करेंगे, पता चला एजेंसी वाले मस्त पार्टी कर रहे हैं उससे कि भाई ये तो मेंबर से पेनल्टी लेके पार्टी करो। अब जब पार्टी करने का मन है पेनल्टी लगा दो, दो चार लोगों पे कुछ ना कुछ बहाना करके अपना फंड आ जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक उसकी ना स्कीम पहले से डिसाइड होनी चाहिए कि वो फंड्स का यूटिलाइजेशन लीगली कैसे होना चाहिए। तो ये सब स्टोरी यहाँ पे दे रखी। और लास्ट पार्ट में बोल दिया कि जो बोर्ड है IBBI, उनके पास वो सेम पावर्स हैं जो CPC के पास होते हैं। ऐसा आंसर आपने काफी बार एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है, ठीक है, मैंने ही पढ़ाया था, सेम आंसर आता है। वो डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन, समन, एग्जामिनिंग ऑन ओथ, इंस्पेक्शन, ये सब पॉइंट्स अपन पढ़ चुके हैं विटनेस वाले, एज इट इज वही आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ, ये ध्यान में है। चलो आगे बढ़े। तो ये बड़ी अथॉरिटी IBBI, इसके बारे में बात हो गई। उसके बाद आ गए अपने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। अगर आपको ये काम करना है आगे तो फ्यूचर में एक वर्क स्कोप आपके पास है, तो देख लेते हैं। इंटरमीडियरी है, प्रोसेस फुलफिल करने में काम कर रहे हैं। रेगुलेटेड प्रोफेशनल्स हैं जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया। सेक्शन 3 है अपने कोड का, वहां पे डेफिनेशन दी है, और डेफिनेशन में देखते हैं एड्रेस दिया है, लोकेशन दी है, या मीनिंग समझाया है। Insolvency professional as a person enrolled under Section 206 with an insolvency professional agency as its member and registered with the board as an insolvency professional under Section 207। तो आपको रेफरेंस दे दिया कि भाई मीनिंग जानना है तो यहाँ जाके पढ़ लो ऐसा। तो 206 में आप एनरोल्ड हो किसी एजेंसी के साथ, और वो एजेंसी खुद रजिस्टर्ड है IBBI के थ्रू 207, ये रेफरेंस दे दिया। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो हम जानते ही हैं। इनके लिए दो टर्म्स यूज किए गए, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब दोनों में फर्क क्या है, ओल्ड सिलेबस में कुछ पढ़ा हो आपको ध्यान में आ रहा हो, इंटरिम प्रोफेशनल और अदरवाइज थोड़ा बहुत कुछ याद है। हाँ, वर्ड के बेसिस पे गेस करना हो तो सही है वो। इंटरिम मतलब साल के बीच में कहीं अपॉइंट हुआ होगा टेम्पररी, तो वो गलत नहीं है। बट यहाँ पे ऐसा है कि जब ये रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो शुरुआत में एक टेम्पररी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाता है।
फिर क्या होता है ना, वो मेंबर्स और क्रेडिटर्स की कमेटी बनती है, जिन जिनका पैसा लेना बाकी है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि आगे इसी को कंटिन्यू करवाना है या किसी और को, वैसा होता है। तो हाँ, जैसे बोर्ड में होता है डायरेक्टर्स में, फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं या फिर एडिशनल डायरेक्टर्स होते हैं, सिमिलर कंसेप्ट है। तो स्टार्टिंग में जो इनिशियल बेसिस पे अपॉइंट होता है उसको इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बोलते हैं, कि ये कब तक आगे कंटिन्यू करेगा वो डिपेंड करता है। फिर कमेटी बनने के बाद अगर इसी को कंटिन्यू करवाया कि अब पूरा प्रोसेस आप ही करो एंड तक, तो वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हो गया, इंटरिम वर्ड आगे से हट गया। अगर मेंबर्स डिसाइड करते हैं या क्रेडिटर्स डिसाइड करते हैं कि इसके बदले हमें किसी और को परमानेंटली अपॉइंट करना है, तो चेंज भी कर सकते हैं। वैसा है तो आईआरपी और आरपी में फर्क रहेगा कि आप कहाँ तक जाने वाले होगे इस प्रोसेस को लेके, वैसा है। तो इसलिए दोनों टर्म्स बार बार यूज होंगे। और आगे मैंने नोट्स में इसको शॉर्ट फॉर्म में ही कर दिया है। बार बार ये इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल वर्ड पूरा नहीं मिलेगा आपको, आईआरपी और आरपी मिलेगा या आईपी मिल जाएगा, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तो सिर्फ सेक्शन का रेफरेंस ही दे रखा है। एंड आईपी ऑल्सो एक्ट्स एज अ लिक्विडेटर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस, वो भी तो रहेगा। कंपनी का मैटर होगा तो लिक्विडेटर, बाकी इंडिविजुअल का मैटर होगा तो वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आता है, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, वैसा तो नाम अलग है और कुछ भी नहीं है। अब आया सेक्शन 206 जिसकी बात ऊपर हो रही थी। It lays down that no person shall render his services as insolvency professional under this code without being enrolled as a member of the agency and registered with the board. तो आईबीबीआई आपको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है, इंसॉल्वेंसी एजेंसी जो है वो आपको मेंबरशिप प्रोवाइड करती है। ये चीजें आपके पास है तो ही आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की तरह एक्ट कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं काम हो सकता, तो ये लीगल पोस्ट है, वैसी बात हो गई। 207 में बोला एवरी insolvency professional shall after obtaining membership of any agency register himself with the IBBI within such time and manner and on payment of such fees as may be specified। तो एग्जाम पास करो एजेंसी के पास जाके, वहां से मेंबरशिप ले लो, मेंबरशिप मिलने के बाद आईबीबीआई जाओ, वहां जाके रजिस्ट्रेशन कराओ, तो आप दोनों जगह रजिस्टर्ड हो, आप एजेंसी के मेंबर भी हो और आईबीबीआई में रजिस्टर्ड भी हो, तो आपको रिकग्निशन वहां से मिलेगा, ये बोलती है। 207 सबसेक्शन 2 में बोला आईबीबीआई के पास पावर है टू स्पेसिफाई द कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशनल्स और पर्संस पोजेसिंग सच क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन द गिवन फील्ड्स टू एक्ट एज द प्रोफेशनल। वही क्राइटेरिया सेट करना कि कौन ये काम कर सकता है कौन नहीं कर सकता। आईबीबीआई ने इसके रिगार्डिंग कुछ रेगुलेशंस बना रखे हैं और वो हम पढ़ने वाले हैं आगे, तो इंप्लाइड सी बात है। अब एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का रोल क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, थोड़ा जनरलाइज आंसर है, इतना टेक्निकल नहीं है। काम वही है कि इस एक्ट में जो भी रोल उसको दिया गया है वो उसको परफॉर्म करना है। तो इन शॉर्ट तो स्टोरी वैसी है। तो भाई जो भी इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस है वो प्रोसेस को कंडक्ट करना अलग अलग पार्ट्स में फॉर वेरियस एंटिटीज, वो काम इसका रहेगा। तो अब इसको इन्होंने 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट, फिर पार्ट 3 में वापस से अलग, लिक्विडेशन वाला पार्ट, कॉर्पोरेट डेटर का अलग। मतलब इस सिलेबस में हम जो कुछ पढ़ने वाले हैं वो सारा रोल कहीं ना कहीं इनका है। तो अभी इतना डेप्थ में इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि सारे पार्ट्स आगे पढ़ेंगे तो आपको रिलेट हो जाएगा। वैसा सब सेक्शन 2 में बोला कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, ड्यू डिलीजेंस फॉलो करना पड़ेगा, अपनी ड्यूटीज प्रॉपरली कंप्लीट करनी पड़ेगी, सब अच्छी बातें लिखनी है कि एक ओबीडियंट इन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कैसा होना चाहिए, वो बोला हुआ है। अगेन नथिंग टेक्निकल। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के साथ सही से डील करे, उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करे, वो सब पॉइंट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, ये वो अथॉरिटी जिसकी बात पीछे हो रही थी। दे आर डेजिग्नेटेड टू रेगुलेट द प्रोफेशनल्स, दीज एजेंसीज एनरोल द प्रोफेशनल्स, प्रोवाइड देम एजुकेशनल कोर्स टू इट्स एनरोल मेंबर्स एंड एनफोर्स अ कोड ऑफ कंडक्ट। ये बात अपन ने कल भी देखी। दे ऑल्सो इशू ऑथोराइजेशन फॉर असाइनमेंट टू द आईपीज एनरोल विद देम। In exercise of the powers conferred in the code, the IBBI has framed the following regulations। ठीक है, उनके नाम दे रखे हैं सिर्फ। Following are the insolvency agencies registered under the code: the Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI, ICSI Institute of Insolvency Professionals, and Insolvency Professional Agency of the ICAI Cost Accountants। ये तीन ऑब्वियस थे, मतलब ये तीनों इंस्टीट्यूट जो है आईसीएआई, सीएस इंस्टीट्यूट और सीएमए इंस्टीट्यूट, इन्होंने अपनी अपनी एक अथॉरिटी बना रखी है एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, और इन्होंने लाइसेंस ले रखा है आईबीबीआई बोर्ड से कि हम ये प्रोफेशनल तैयार कर सकते हैं। तो आपके लिए रास्ता क्लियर है कि आप अगर सीएस बन चुके हो तो आप आईसीएसआई की आईपीए के थ्रू ये एग्जाम पास करके अपना मेंबरशिप ले सकते हो और फिर आप आईबीबीआई में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो आपके पास एक और वर्क स्कोप ओपन हो जाएगा कि इन फ्यूचर आपको ये काम करना हो तो यू आर ऑथोराइज्ड। सिंपल हो गया। तो कोई ऐसी कॉलेज ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है कहाँ जाके एडमिशन लूँ कि आईपी बन जाऊँ। आईसीएसआई ने ही ये काम आपके लिए कर रखा है। तो अगर आप सीए हो तो उनका अपना इंस्टीट्यूशन है, सीएस हो तो भी उसकी अपनी बॉडी है, सीएमए वाले में भी सेम केस। तो तीनों का जो है वो सोल्यूशन यहाँ पे कर रखा है। 199 क्या बोल रहा है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस कोड। ये सेंटेंस का मतलब क्या था, मुझे याद है?
सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। हाँ, तो यहाँ पे जो लिखा है ये ओवरराइड करेगा, या दूसरा कहीं और कुछ लिखा है वो ओवरराइड करेगा? ये सुपीरियर है, या दूसरा कोई रूल सुपीरियर? दूसरा सुपीरियर। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द कोड, तो कोड में बाकी कहीं और कुछ लिखा है तो उसको ध्यान में रखते हुए ये पढ़ेंगे, तो वो सामने वाला प्रोविजन सुपीरियर रहेगा और हम उसके अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे वैसा। No person shall carry on its business as insolvency professional agency under this code and enroll insolvency professional as member except under and in accordance with the certificate of registration issued in this behalf by the board। ये implied था, मतलब कोई भी अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी अपने आप को बोल रहा है तो आईबीबीआई की परमिशन और रजिस्ट्रेशन के बिना ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है, ऊपर भी हमने देखा। अकॉर्डिंग टू द गिवन सेक्शन 204 एजेंसीज परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। अब ये आंसर आ गया। आप पूछ सकते हैं ना कि एजेंसीज क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। ग्रांटिंग मेंबरशिप, वो बात हमने देखी। मेंबरशिप की फीस कलेक्ट करना, बाई लॉज फिक्स करना, स्टैंडर्ड्स सेट करना, मेन वर्ड्स पकड़ने हैं आपको। परफॉर्मेंस मॉनिटर करना मेंबर्स का, ठीक है। जो भी मेंबर बनते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट करना वो रहेगा, उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना। अगर कोई मेंबर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो उसकी मेंबरशिप को सस्पेंड करना, कैंसिल करना, ये पॉइंट्स हो सकते हैं। ग्रीवियंसेस हो प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट अगर किसी को, तो उसको रिड्रेस करना, उसको सॉल्व करना, और पब्लिक में जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको डिसेमिनेट करना, ये काम हो सकता है। ऐसे ही आंसर बनेंगे थियरी में, और कुछ भी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट आंसर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वाला। इसमें आपको मेरी जरूरत कम पड़ेगी, बिकॉज यहाँ बात हो रही है एनसीएलटी की। यहाँ तक आते आते आपने एनसीएलटी के बारे में काफी बार पढ़ा है, तो ये आपके लिए नया टॉपिक नहीं है वैसे, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जा भी नहीं रहा हूँ अभी। एनसीएलटी के साथ साथ एनसीएलटी का रेफरेंस भी है, तो उनको भी जानते हो आप। सुपीरियर कौन है? एनसीएलटी, ठीक है, अपेलेट अथॉरिटी है वैसा। तो इसके अंदर की जो डिटेल्स है उसमें आपको नए पॉइंट्स मिलेंगे नहीं। अगर आपको इसको खुद से पढ़ना है तो एक बार आप टिक करके रख सकते हो, पहले एक आंसर आप पढ़ के आ जाओ। कुछ लैंग्वेज में डाउट होगा तो फिर मैं करवा दूँ, कुछ चीजें इंटरप्रिटेशन के लिए आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। नए पॉइंट्स नहीं है इसलिए दे रहा हूँ, बाकी प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट में आ गया इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी। इनकी बात भी हम कर रहे थे कल। डेटा मेंटेन करने का काम ये लोग कर रहे हैं। जो भी केसेस चल रहे हैं उनकी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो सारी ये ऑनलाइन डेटाबेस में स्टोर्ड है, तो किसी को भी अगर एक्सेस करना हो तो बहुत क्विकली इसके थ्रू हो सकता है, ये कंडीशन थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट विथ लैंग्वेज आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जैसा मैंने आपको बोला था इस चैप्टर में डेफिनेशन ही बची है, और लास्ट में कुछ केस लॉज दे रखे हैं। ये सब चीजें थोड़ा आगे जाएंगे ना सिलेबस में, तब पढ़ाऊंगा तो कुछ समझ भी आएगा। अभी तो अपन ने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है कि इंसॉल्वेंसी क्या है, अभी आगे के टेक्निकल प्रोसेस बाकी है। जब वो पढ़ेंगे और फिर डेफिनेशन और केसेस पे आएंगे तो ये आपको रिलेट होगा। मैं अभी समझाता भी जाऊंगा ना, बाउंसर ही जाने वाला है वैसा। तो पढ़ेंगे अपने, ऐसा कुछ पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे, लेकिन लेटर स्टेज पे। ठीक है, बस तो आज इतना रखते हैं, फिर और कोई नया टॉपिक है नहीं। कल से फिर आगे के टॉपिक्स देखेंगे वैसे।